हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो चलिए आ गए हैं आप लोग के लिए लेकर बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज, जिसमें आज चौथा दिन है। तो चलिए आज हम लोग चौथे दिन का क्वेश्चन आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस सीरीज के साथ। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अतुल भारतीय डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। अतुल भारतीय डिजिटल पोर्टल की शुरुआत जो किया गया है, यह किया गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अतुल भारतीय डिजिटल पोर्टल की शुरुआत जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और पूछेगा इसी में कि इसका मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्रालय का मंत्री कौन है। तो मंत्री इसका हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा इसका पर्यटन मंत्रालय का मंत्री। ठीक है, इसी में एक पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, इसका पॉइंट हो जाएगा कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई। तो डिजिटल मिशन इंडिया की शुरुआत जो है 2015 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन जो है यह किया गया है खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, और यह जो है खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री जो हो जाएगा, इसका मंत्री हो जाएंगे चिराग पासवान। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय का मंत्री जो हो जाएगा चिराग पासवान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जो है जारी करता है यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसका स्थापना पूछेगा दोस्तों, स्थापना पूछेगा तो स्थापना हो जाएगा इसका 1965 में। मानव विकास सूचकांक का स्थापना जो है 1965 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो हाल ही में मानव विकास सूचकांक जो है भारत का स्थान 134वां है। 134वां। ठीक है, एक और इसमें पॉइंट है कि मानव विकास सूचकांक जारी करने का आधार क्या है। तो मानव विकास सूचकांक जारी करने का 3 आधार होता है। 3 आधार कौन कौन। तो जीवन प्रत्यास्था, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। जीवन प्रत्यास्था पहला हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा शिक्षा और तीसरा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ये हो जाएगा मानव विकास सूचकांक जारी करने का आधार। 3 आधार होता है, जीवन प्रत्यास्था यानी कि कितना साल आदमी जिएगा, फिर शिक्षा, फिर प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, चौथा नंबर है कि मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के
पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है? यह किया है त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा राज्य ने किया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट कि ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया? तो यह दिया है दोस्तों अमित शाह ने। लिखिएगा अमित शाह। अमित शाह ने इसका मंजूरी दिया है। फिर इसमें एक और पॉइंट है कि शरणार्थियों की प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो प्रति वर्ष जो है 5,000 आवंटित किया जाएगा, 5,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष स्थान पर जो है रहा है इंदौर। इंदौर रहा है लगातार 7 बार। लिखिएगा लगातार 7 बार इंदौर रहा है। ठीक है, इसी में पॉइंट दिया हुआ है कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सा है? तो इंदौर ही रहेगा। इंदौर हो जाएगा पहले वाटर प्लस सिटी। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर, वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर हो जाएगा सूरत। वायु गुणवत्ता में सबसे स्वच्छ शहर जो होता है सूरत हो जाएगा। और सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, फिर इसी में कुछ क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ही एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो लिखिएगा पहला यूपी, दूसरा लिखिएगा अपना बिहार, फिर तीसरा लिखिएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, फिर चौथा लिखिएगा राजस्थान। चौथा हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है दोस्तों कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम की शुरुआत की गई? तो संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा जो है यह शुरू किया गया हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। लिखिएगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। यह जो है 75 वर्ष संविधान को पूरा होने पर जो है भारत सरकार द्वारा अभियान शुरू किया गया है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, यह जो है किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो लिखिएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा। पूछेगा यहाँ पे मंत्रालय पूछेगा तो मंत्रालय लिख दीजिएगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में एक पॉइंट दिया हुआ है कि संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कि लिखा गया है कलराज मिश्र के द्वारा। कलराज मिश्र के द्वारा। ठीक है, कलराज मिश्र के द्वारा जो है संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई। यह लगाई गई है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में लगाई गई है। छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी, यह लगाई गई है बेंगलोर में। पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो है बेंगलोर में लगाई गई है। बेंगलुरु में लगाई गई है, ठीक है। इसमें पूछेगा कि बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का सिलिकॉन शहर, सिलिकॉन शहर, भारत का सिलिकॉन शहर जो होता है बेंगलुरु को ही कहा जाता है। इसी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि पहली ये लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई। पहले ये लोक अदालत की शुरुआत जो है ये किया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया। तो भारत का पहला अनाज एटीएम जो है उड़ीसा में लगाया गया है। उड़ीसा में भारत का पहला अनाज एटीएम जो है उड़ीसा में लगाया गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो है कब की गई। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो है 2020 में किया गया है। 2020 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर जो है विजयपुरम रखा गया है। विजयपुरम रखा गया है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम रखा गया है। इसमें आगे बढ़िए, एक पॉइंट दिया हुआ है कि CANI परियोजना किन राज्यों के बीच है। तो CANI परियोजना जो है ये लिखिएगा, यह परियोजना जो है चेन्नई प्लस अंडमान निकोबार को जोड़ता है। अंडमान निकोबार को जोड़ता है। चेन्नई प्लस अंडमान निकोबार को जोड़ता है। ठीक है। और यह जो है यह परियोजना में जो है फाइबर केबल बिछाया जाना है। यह परियोजना में जो है क्या काम है, तो फाइबर केबल बिछाया जाना है। फाइबर केबल बिछाया जाना है। फाइबर केबल बिछाया जाना है इस परियोजना में, ठीक है। इसका शुरुआत जो हुआ है CANI परियोजना की शुरुआत जो है 2020 में हुआ है। 2020 में, ठीक है। आगे लिखिएगा, इसी में एक और पॉइंट है कि राष्ट्रद्वीप का नया नाम क्या है। तो राष्ट्रद्वीप का नया नाम जो है सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। राष्ट्रद्वीप का नया नाम जो है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रद्वीप का नाम जो है नया नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है, ठीक है। हेवलाक द्वीप का नया नाम क्या है। तो हेवलाक द्वीप का नया नाम जो है स्वराज द्वीप है। स्वराज द्वीप। हेवलाक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है। राष्ट्रद्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। CANI परियोजना जो है 2020 में शुरू किया गया है। चेन्नई को अंडमान निकोबार को जोड़ता है। CANI परियोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो है कहाँ अवस्थित है, तो यह है लोथल में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो है लोथल में अवस्थित है। लोथल। क्वेश्चन नंबर 12,
चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 में चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो सतिल देवी प्लस राकेश कुमार को चुना गया है। सतिल देवी प्लस राकेश कुमार को चुना गया है। ठीक है, 2024 में चुनाव दिव्यांग आइकन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्तों कि समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावित रूप से किस राज्य में लागू किया गया? तो ये किया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, समान नागरिक संहिता पूर्णतः जो है प्रभावी रूप से जो है उत्तराखंड में लागू किया गया है। और समान सिविल संहिता पहली बार जो है गोवा में लागू हुआ था। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि समान सिविल संहिता समान सिविल संहिता पहली बार जो है गोवा में लागू हुआ है। ठीक है, दोनों में अंतर है। समान नागरिक संहिता पूछेगा तो उत्तराखंड, और समान सिविल संहिता पूछेगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलिए, और 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो किस राज्य द्वारा जो है अलग से भील प्रदेश की मांग किया जा रहा है? तो किया जा रहा है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही भील जनजाति रहते हैं। राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति इसी में लिख लीजिएगा एक और पॉइंट कि दूसरी सेकंड नंबर के हो जाएगा तो गोंड हो जाएगा। फिर सबसे खूंखार जनजाति लिखिएगा, इसमें सबसे खूंखार लिखिएगा। यहाँ पे नहीं हटा तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए सबसे खूंखार जनजाति हो जाएगा कौन सा? तो सेटलीज। जो है सबसे खूंखार जनजाति है, सेटलीज। ठीक है, सेटलीज जो है सबसे खूंखार जनजाति है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दोस्तों कि एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है? एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? NHAI के द्वारा शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है एक फास्टैग पहल की शुरुआत जो है, एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के द्वारा किया गया है, NHAI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? खाद्य श्रृंखला में जो है पूर्णतः शाकाहारी जो है किसे माना जाता है? उत्पाद को। उत्पाद नहीं, उत्पाद तो होता ही है, लेकिन उत्पाद के बाद प्राथमिक जो है प्राथमिक को जो है पूर्णतः शाकाहारी माना जाता है। प्राथमिक को जो है
पूर्णतः जो है शाकाहारी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक जितना भी होता है वो पेड़ पौधा खाते हैं, इसलिए पूर्णतः शाकाहारी किसे माना जाएगा? प्राथमिक को। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है यह होता है अनुच्छेद 243 आई के तहत, 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन यहाँ में लिखिएगा एक पॉइंट, केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन जो होता है 280 के तहत होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है 243 आई के तहत और केंद्रीय वित्त आयोग का गठन 280 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 18, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया है? यह हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है संवैधानिक निकाय से हटा दिया गया और संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह 301 के क में रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है दोस्तों कि जल का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसके आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 0 से 4 डिग्री पर उसका आयतन जो है गर्म करने पर उसका आयतन घटता है और 4 डिग्री के बाद जो उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। तो यहाँ लिखिएगा बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेल्स ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि किस संधि के बाद दी गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेल्स ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि किस संधि के बाद दी गई है? तो यह दिया गया है सुगौली की संधि के बाद। सुगौली लिखिएगा, सुगौली की संधि के बाद दिया गया है। कब हुआ था? 1815-16 में। 1815-16 में ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी और इसी में जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेल्स ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई और अध्यक्ष कौन बने? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजन किया गया था प्रथम बैठक को और इसका अध्यक्ष पूछ रहा है तो अध्यक्ष में 2 अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सम्मिलित कीजिए। नाटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? नाटाल कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1894 ईस्वी में हुआ था। 1894 ईस्वी में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1894 ईस्वी में हुआ था। फिनिक्स आश्रम की शुरुआत जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। फिनिक्स आश्रम की शुरुआत जो है 1904 ईस्वी में हुआ है। और टॉल्स्टॉय कार्य की शुरुआत 1910 में और हरिजन सेवक संघ 1932 में। क्वेश्चन नंबर 23 विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है यह जो हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में। इसमें पूछेगा दोस्तों कि घरों का वायरिंग जो होता है, जो बल्ब जलता है या पंखा जलता है, ये सब वायरिंग जो होता है समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में होता है वायरिंग जो होता है समांतर क्रम में होता है, लेकिन फ्यूज जो होता है श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, फ्यूज की जगह पर आप एमसीबी लगाते हैं तो एमसीबी भी श्रेणी क्रम में ही जुड़ा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है? द्रविड़ स्थापत्य की कला की शुरुआत जो है यह मानी जाती है कांची का कैलाश मंदिर से माना जाता है शुरुआत इसका। कांची का कैलाश मंदिर। इसका निर्माण कौन किया था? निर्माण पूछेगा तो निर्माण लिख लीजिएगा नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने नरसिंहदेव द्वितीय। नरसिंहदेव द्वितीय। ठीक है, यह पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के शासक थे नरसिंहदेव द्वितीय। इन्हीं ने ही कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है दोस्तों कि रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया आरपीएफ के द्वारा। आरपीएफ के द्वारा जो है रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किया गया है। रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत जो है आरपीएफ के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन। ठीक है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो लिखिएगा धन विधेयक जो है अनुच्छेद किस में है? 110 में है। धन विधेयक परिभाषा 110 में परिभाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अवार्ड सारणी में उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा गया है? अवार्ड सारणी में उत्कृष्ट गैस को जो है 18वां समूह में रखा गया है। 18वां समूह, या इसको बोल सकते हैं शून्य समूह, यानी कि जीरो समूह, जीरो ग्रुप में रखा गया है। जीरो ग्रुप में या 18वां समूह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बेलाडेला की खान किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि बेलाडेला की खान जो है किस राज्य में है? तो यह है बेलाडेला की खान छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है बेलाडेला की खान है।
बैलाडेला की खान छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे पहला परमाणु संयंत्र जो है, बिजली परमाणु संयंत्र तारापुर है। सबसे पहला पूछेगा तो बिजली, सबसे पहला जो है परमाणु बिजली संयंत्र जो है तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। और इसका स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है। किसके सहयोग से लिख लीजिएगा? यूएसए के सहयोग से। तारापुर जो है यूएसए के सहयोग से हुआ था। यूएसए के सहयोग से। वही पूछ रहा है सबसे नवीनतम। तो सबसे नवीनतम जो है कुंडलकुलम संयंत्र जो तमिलनाडु में है। सबसे नवीनतम पूछेगा, नवीनतम तो लिख लीजिएगा कुंडलकुलम संयंत्र। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पूछेगा और नवीनतम पूछेगा तो कुंडलकुलम संयंत्र तमिलनाडु में, और सबसे पहला पूछेगा तो तारापुर महाराष्ट्र, जिसका शुरुआत जो 1972 ईस्वी में यूएसए के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30। कावी एनालॉग पठार जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो कावी एनालॉग पठार जो है यह मेघालय में है। मेघालय में है। कावी एनालॉग पठार जो है कहाँ है? मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 31। गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन जो है, पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन जो है खेड़ा हो जाएगा। खेड़ा 1918। खेड़ा कहाँ हुआ था? गुजरात में 1918 में। ठीक है। पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन जो है गांधी जी का खेड़ा है 1918 गुजरात। और पहला किसान आंदोलन खाली पूछेगा, प्रत्यक्ष नहीं लगाया, खाली पहला किसान आंदोलन पूछेगा तो पहला किसान आंदोलन जो हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। चंपारण। ठीक है। चंपारण हो जाएगा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह में ही लिख लीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया गया था। पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग जो है चंपारण सत्याग्रह में किया गया था 1917 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? किस राजमार्ग को जो सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो जीटी रोड को। जीटी रोड। जीटी रोड को जो है सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रैक रोड। जीटी रोड को बोल सकते हैं ग्रैंड ट्रैक रोड। ठीक है। ग्रैंड ट्रैक रोड में कौन कौन शामिल है? NH1 प्लस NH2। ठीक है। NH1 और NH2 मिलाकर जो है ग्रैंड ट्रैक रोड बना है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है? तो भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो यह है 6 राज्य में। 6 राज्य में कौन कौन से हो जाएगा? बिहार, पहला अपना बिहार, फिर हो जाएगा यूपी, हो जाएगा, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा कर्नाटक,
फिर हो जाएगा तेलंगाना, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य जो है संसदीय विधायिका वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र संघ में अवस्थित, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि सुरक्षा परिषद में अवस्थित अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है कार्यकाल कितना? 2 साल। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 देश हैं। पहले लिख लीजिए आंसर इसका 2 साल। हाँ, इसमें लिख लीजिए टोटल जो है 15 देश हैं, 15 देश हैं। 15 देश में जो है 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, 10 अस्थायी देश हैं। ठीक है, अस्थायी देशों की जो है कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 साल का होता है। और इसका स्थापना पूछेगा, स्थापना, तो स्थापना लिख लीजिएगा 1945। 1945 में स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ यानी सुरक्षा परिषद का स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से, हरिद्वार, हरिद्वार से प्रवेश करती है। आइए यहाँ के बाद हम लोग का जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन रहेगा। चलिए आप करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तक, उत्तक। मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में जाना जाता है रक्त को, रक्त, रक्त को जाना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो वह उत्तक प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे कहते हैं शीर्षक विभाजोत्की उत्तक, विभाजोत्की उत्तक, शीर्षक विभाजोत्की उत्तक कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो किसी तने के घेरे के किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है कौन? पार्श्व, पार्श्व विभाजोत्की उत्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? पौधों के सबसे बाहरी स्तर या छिलका को कहते हैं पोर्स, पोर्स कहते हैं, या पोर्स नहीं तो इसे में लिख लीजिएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। इस समय डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यह जो है ज्ञान बिंदु के नोट से ही दिया जाता है, वो बहुत क्वेश्चन वही रहता है। तो आप लोग पढ़िएगा नोट्स तो समझ में सब आएगा, सब नोट्स से क्वेश्चन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन नोट्स ही रहता है, केमिस्ट्री का नोट्स ही रहता है, फिजिक्स का नोट्स ही रहता है, और
इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक, वो सब जो रहता है क्वेश्चन बैंक पे तो ही अपना ज्ञान बिंदु का ही रहता है, और इकोनॉमिक्स भी, लेकिन खाली करंट अफेयर्स जो है दूसरे किताब से रहता है। तो इस सब में साइंस में क्या डिस्कशन कराना है, आप लोग जान ही रहे हैं, तो इसलिए नहीं कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है को कहते हैं। तो जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम कहा जाता है, उसे कहते हैं संवहनी बंडल। संवहनी बंडल, ठीक है। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग को मजबूत, घना तथा गहरे कथई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वलय। वलय, या इसी को कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे? सीरियल। सीरियल, फिर नहीं तो इसी को कहेंगे काष्ठ हृदय। काष्ठ हृदय, काष्ठ हृदय, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो ये होता है 4 तत्वों से। क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो यह होता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक को ही एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, एपिडर्मिस। उपकला ऊतक को ही एपिडर्मिस ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? तो लार ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि में पाया जाता है क्यूबाइडल ग्रंथि। क्यूबाइडल, क्यूबाइडल ऊतक। लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में जो है क्यूबाइडल ऊतक पाया जाता है। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से तथा दूसरे मांसपेशी को से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डी को जोड़ता है। दोनों कथन सही है, ठीक है, लिख लीजिएगा, दोनों सही है। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है अस्थि में रहती है, अस्थि में, यानी कि बोन में। बोन में। क्वेश्चन नंबर 48, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है। तो हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है किसमें? तो रक्त को जमाने में भाग लेता है हिस्टामिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? यह होता है रेखीय प्रसार के कारण। रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार के कारण होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? किया गया था थॉमसन के द्वारा। थॉमसन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। दोनों कथन सही है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, दोनों सही है। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 53, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया है? तो यह किया है अल्फा कण।
अल्फा कण की सहायता से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है दोस्तों कि किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या रहता है? तो नकारात्मक रहता है। नकारात्मक रहता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा नकारात्मक। ठीक है। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है नकारात्मक रहता है। क्वेश्चन नंबर 55। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्रास। ह्रास कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान घाटा। द्रव्यमान घाटा। क्वेश्चन नंबर 56। समस्थानिकों में होता है क्या? समान रासायनिक गुण। समस्थानिकों में समान रासायनिक गुण होता है, बिल्कुल सही। भिन्न भौतिक गुण भी होता है, लेकिन भौतिक गुण समान तथा भिन्न रासायनिक गुण। भौतिक गुण समान नहीं, भौतिक गुण भिन्न होता है और रासायनिक गुण समान होता है, ये गलत हो जाएगा। कि इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 2 सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि कोबाल्ट समस्थानिक CO60 का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है सोडियम 37। सोडियम 37। क्वेश्चन नंबर 59। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? तो ये लगे होते हैं ओडोमीटर। चाल मापने के लिए ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है दोस्तों कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है? तो यह करता है त्वरण को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 61। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह नियम जो है न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी को हम बोल सकते हैं तृतीयक नियम। ठीक है। तृतीयक नियम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चले जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम कूदती मुद्रास्फीति। ठीक है। यह 30% से ऊपर चल जाता है तब इसको बोलते हैं 30% से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है दोस्तों कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है उपभोक्ता और थोक। उपभोक्ता प्लस थोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं थी, क्रमशः उनके नाम लिखें। तो कौन था? CSO और NSS
को CSO और NSSO ये दोनों को मिलाकर जो है एक कर दिया गया है और 2019 ईस्वी में इसे बना दिया गया NSO। ठीक है, 2019 से पहले जो है 2 संस्थाएं काम करता था, CSO और NSSO, और 2019 में से मिलाकर NSO कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66, अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्से में बांटा गया? तो यह 2 हिस्सों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफी नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विकसित। अल्प विकसित कहते हैं। भारत में GDP में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आता है? तो ये आता है किस में? दूसरा क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र लिखिए या सेकंड सेक्टर यानी दूसरा क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन कहते हैं? तो इसको कहते हैं समष्टि। समष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया? तो यह किया गया था पहली बार आय का आकलन 1949 में। स्वतंत्रता के पश्चात जो है पहली बार आय का आकलन जो किया गया था 1949 ईस्वी में, और स्वतंत्रता से पहले जो है पहली बार आय का आकलन किया गया था तो किया गया था क्या? 1868 ईस्वी में। भारत में पहली बार शास्त्रीय भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी, भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा जो है तमिल है। तमिल। नक्टा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है? तो बिहार का। बिहार। नक्टा जो है बिहार का पारंपरिक लोकगीत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में संगीत विधा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, भारतीय और कर्नाटक संगीत। चलिए दोस्तों, आज के लिए यह सेट समाप्त हुआ और अगले सेट के साथ मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद यह वीडियो बनता है, बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्त को भी भेजें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।